कहा जाता है कि ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसे कभी थिएटर में रिलीज नहीं किया गया। कुछ लोगों का दावा है कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपने घर में अजीब अजीब परछाइयां महसूस करते हैं। इसी वजह से यह कहानी इतनी ज्यादा डरावनी मानी जाती है और आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हो सके तो कमरे की लाइट ऑन रखना, क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन क्लिप में रहने वाली है तो डरावने सीन्स आ सकते हैं। तो डर के भाग न जाओ। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि दोबारा मन करे तो देख सको। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना ब्लैक मून मंथ के दौरान घटित है। यह ऐसा समय माना जाता है जो लगभग हर 19 साल में एक बार आता है। मान्यता है कि अगर इस महीने में कोई प्रतिबंधित ब्लैक मैजिक रिचुअल किया जाए तो उसका असर कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। यही वजह है कि यह फिल्म शुरुआत में ही एक डरावना माहौल बना देती है। इसके बाद कहानी हमें मीरा नाम की एक औरत से मिलवाती है जो एक शक्तिशाली समन के सामने बैठी होती है। समन उसे आखिरी बार सोचने का मौका देती है और साफ कहती है जिस रिचुअल की वह मांग कर रही है उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। लेकिन मीरल का फैसला अटल होता है। उसका पति और मासूम बेटा बेरहमी से मारे गए थे। अब वह हर हाल में उनके कातिल को सजा देना चाहती थी, एक ऐसी सजा जिसे वह जिंदगी भर भूल न सके। आखिरकार समन उसकी जिद मान लेती है, लेकिन बताती है इस रिचुअल को पूरा करने के लिए एक मासूम इंसान की बलि देनी जरूरी होगी। मीरा उसकी बात मानकर मेहमत नाम के एक अनाथ लड़के को साथ ले आती है और मेहमत को इस भयावह रिचुअल का हिस्सा बना दिया जाता है। 16 फरवरी की रात को जुलमत रिचुअल शुरू होता है। मेहमत को रस्सियों से बांध दिया जाता है जबकि समन रहस्यमयी मंत्रों का जाप कर रही होती है। उसके चारों तरफ काले मास्क पहने औरतें खड़ी रहती हैं जो पूरे माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देती हैं। जैसे जैसे रिचुअल अपनी अंतिम व्यवस्था में पहुंचता है मेहमत के शरीर में अजीब बदलाव दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी समय शहर के दूसरे कोने पर एक आदमी अपने घर लौटता है, बंदूक उठाता है और अपने ही परिवार के सभी लोगों को गोली मार देता है। परिवार को खत्म करने के बाद वह खुद अपनी जान ले लेता है। तभी यह साफ हो जाता है यह वही इंसान था जिसने मीरा की जिंदगी तबाह की थी और उसी से बदला लेने के लिए यह पूरा रिचुअल किया गया था। रिचुअल खत्म होने के बाद समन मीरा को बताती है कि उसका बदला पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी है। अगली रात मेहमत को जिंदा जमीन में दफनाना होगा क्योंकि अब उसका खून श्रापित हो चुका है। उसके अंदर दानवीय शक्तियां उतर चुकी हैं। समन मीरा को 7 जानवरों की हड्डी से बना एक खास ताबीज देती है और चेतावनी देती है इस लड़के को दफनाते समय यह ताबीज भी उसके साथ जमीन में गाड़ देना। अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी गलती हुई तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा और वह श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। उधर कहानी हमें ओरहन नाम के एक लोहार की तरफ ले जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है जुल्मत का महीना शुरू हो चुका है उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे पूरा यकीन होता है कि कोई न कोई यह भयावह रिचुअल जरूर करेगा और उससे सबसे बड़ी मुसीबत पैदा होगी। उसकी बातों से समझ आता है उसे ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल शक्तियों का काफी ज्यादा अनुभव भी है। इसके बाद कहानी करीब 1 महीने बाद 21 मार्च 2018 तक पहुंचती है। अब मीरा एक बड़े घर में नौकरानी का काम कर रही होती है। इस घर में डॉक्टर रह चुका केमल, उनकी पत्नी आरजू, बड़ी बेटी सिरफ, छोटी बेटी रुया और केमल की माँ लाले, ये सभी इसी घर में रहते हैं। केमल ने किसी अनजानी वजह से अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया था। वहीं लाले अल्जाइमर की मरीज थी और अक्सर बातें भूल जाया करती थी। दूसरी तरफ छोटी बेटी राया लंबे समय से किसी अजीब बीमारी से परेशान रहती थी। आरजू मीरा को घर के सारे काम के साथ साथ लाले और राया का खास ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी देती हैं। जब राया अपनी दादी लाले से मिलने जाती है तो लाले उसे देखते ही घबरा जाती हैं और बार बार एक ही बात दोहराने लगती हैं, तुम मेरी असली पोती नहीं हो। वह यह भी कहती हैं कि केमल से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब उसका पछतावा पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। राया इन बातों का मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन दादी की बातें उसके मन में घर कर जाती हैं। उसी रात जब मीरल लाले को खाना देने जाती है तब लाले उसके साथ
फिर से अजीब व्यवहार करती है। वह गुस्से में कहती है, उनकी असली पोती ऊपर रहती है। जो लड़की सबको राया दिखाई दे रही है वह राया है ही नहीं। दादी के अनुसार केमल ने किसी भयानक राज को छिपाने के लिए सब कुछ बदल दिया है। इतना कहकर वह मीरा को कमरे से बाहर जाने को कह देती है। इधर बड़ी बेटी सेरप अभी तक नए घर के माहौल में ढल नहीं पाई है। उसे अपने पुराने दोस्त और पुरानी जिंदगी की याद सताती रहती है। एक दिन वह राया से कहती है उसकी जिंदगी कितनी आसान है क्योंकि उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। लेकिन राया तुरंत जवाब देती है, उसकी जगह होना बिल्कुल आसान नहीं है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर वह ऐसी तकलीफ झेल रही थी जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। उनकी यह बातचीत आरजू चुपचाप सुन लेती है और बाद में केमल से कहती है कि सेरप अभी भी इस नए माहौल को स्वीकार नहीं कर पाई है। केमल उसे भरोसा दिलाता है समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह फिर हॉस्पिटल के काम के लिए सोचने लगता है। जब आरजू उनसे पूछती है अगर उसे दोबारा डॉक्टर बनना ही था तो उसने पहले नौकरी क्यों छोड़ दी, तब केमल इसका कोई भी सीधा जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है उसे कुछ समय के लिए खुद से दूर रहकर सब कुछ समझने की जरूरत थी। रात गहराने के बाद मीरा अकेले बैठकर अपने पति और बेटे की पुरानी तस्वीर देख रही थी। उनकी यादें उसे फिर से दर्दनाक अतीत में ले जाती हैं, जहां उसके पति के भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में दोनों को बेरहमी से मार दिया था। उसी दिन मीरा ने कसम खाई थी वह किसी भी हालत में अपने परिवार के कातिल का बदला लेकर रहेगी और उन्हें सजा जरूर दिलवाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह बदले की आग अब उसे एक ऐसे डरावने श्राप तक ले जाएगी जिसकी कीमत सिर्फ उसे नहीं बल्कि कई मासूम लोगों को चुकानी पड़ेगी। दरअसल उस खूनी हमले में सिर्फ मीरा ही जिंदा बची थी। अपने पति और बेटे की मौत की वजह से वह इस कदर टूट चुकी थी कि उसने बदला लेने का फैसला किया और इसके लिए जुल्मत रिचुअल का सहारा लिया। लेकिन बदला पूरा होने के बाद उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। उसी रात उसे अपने मरे हुए बेटे की परछाई दिखाई देने लगी। उदास आवाज में वह सिर्फ इतना कह पाता है कि मीरल अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। तभी अचानक समन का भयावह रूप उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में मेहमत की तस्वीर होती है। वह मीरल को डराने लगता है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मीरल समझ नहीं पाती कि उसने जो कुछ देखा वो सपना था या फिर भ्रम या फिर कोई नई मुसीबत। उसी रात केमल भी एक खौफनाक भ्रम देखता है। उसे ऐसा लगता है कि बाथरूम में राया खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। उसके शरीर पर ब्लड बैग लगे हुए थे और पास में ही लाले अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। घबराकर केमल तुरंत राया को अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही वह उसका चेहरा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बाहों में राया नहीं बल्कि मेहमत का शरीर होता है। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह डर जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक भयानक सपना था। अगली सुबह सिर्फ राया से नई मेड मीरल के बारे में पूछती है। राया मुस्कुराते हुए कहती है मीरल उसे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सेरप को शुरुआत से ही मीरल पर शक था। उसे लगता था कि उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार जरूरत से ज्यादा बनावटी है। इसलिए वह राया को समझाती है कि उसे मीरल के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। उसी रात जब राया सो जाती है तब सेरप अपने मोबाइल का वीडियो देखने लगती है। कुछ देर बाद राया को महसूस होता है कि कोई उसे उसके नाम से बुला रहा है। आवाज बिल्कुल सेरप जैसी थी। वह धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास पहुंचती है, लेकिन कंबल के अंदर से आवाज आती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। जब वह कंबल उठाती है तो अंदर सेरप ही होती है जो वही अजीब बातें दोहरा रही थी। यह देखकर राया और भी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ ओरहन लगातार जुल्म रिचुअल की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा होता है। उसे यकीन होता है कि यह रिचुअल पूरा किया जा चुका है। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो कई मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है उसके आसपास अनजान आवाजें गूंजने लगती हैं। वे आवाजें उसे पीछे हटने की चेतावनी देती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। इसके बावजूद भी ओरहन हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी जांच जारी रखता है। इधर राया अपनी माँ आरजू से कहती है कि अब सेरप के कमरे में नहीं सोना चाहती। आरजू वजह पूछती है तो राया सिर्फ इतना कहती है। आरजू को लगता है कि दोनों बहनों के बीच में कोई छोटी मोटी नाराजगी चल रही होगी। इसी बात से वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी दौरान कहानी में काजिम नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। वह अनाथ बच्चों से भीख मंगवाने वाला एक बेहद चालाक इंसान था। अपने साथी से बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि मेहमत भी कभी उसी के गिरोह का हिस्सा हुआ करता था। सबसे बड़ा खुलासा
तब होता है जब यह मालूम पड़ता है कि जिस रात मीरल मेहमत को जिंदा दफनाने वाली थी उसी रात काजिम ने उसे बचा लिया था, यानी कि जुल्मत रिचुअल कभी पूरा ही नहीं हुआ था। काजिम को मीरल और केमल दोनों के बारे में काफी जानकारी थी। उसने पैसे लेकर मीरल को केमल का पता भी दिया था। अब वह जानना चाहता था कि आखिर मीरल केमल के घर क्यों पहुंची, इसलिए वह अपने आदमी को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। जब राया को अगले कमरे में शिफ्ट किया जाता है तब मीरल उससे मिलने आती है। राया बताती है उसे सेरप के साथ सोने में बहुत डर लगता है क्योंकि रात होते ही उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। मीरल उसे समझाती है शायद यह बहनों के बीच में होने वाला कोई मजाक होगा, लेकिन राया अब मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता है कि सेरप उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वह हमेशा बीमार रहती है। इसके बावजूद राया मीरल पर भरोसा करती है और उसे गले लगा लेती है। रात होते ही कहानी एक बार फिर अचानक मोड़ लेती है। सेरप अचानक रात में जागती है और देखती है उसके कमरे में राया खून से सनी खड़ी हुई है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। डर के मारे सेरप चीख पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है यह सिर्फ एक पुराना सपना था, लेकिन तभी उसे फिर से राया की आवाज सुनाई देती है। वह डरी हुई आवाज में अपने कमरे में बुला रही होती है। हिम्मत जुटाकर सेरप अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है। अंदर सिर्फ राया के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वह कमरे में पहुंचती है तो राया एक कोने में बैठी सिसकियां भर रही होती है। जैसे ही सेरप उसके पास जाती है कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। राया धीरे धीरे खड़ी होती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना दिखाई देने लगता है। सेरप घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। तभी वह भयानक आकृति की तरफ झपट पड़ती है। उसी पल सेरप की आंखें खुल जाती हैं। वह सिर्फ एक भयानक सपना देख रही थी, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंडों के बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटकाया जाता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो सामने असली राया खड़ी होती है। वह बुरी तरह डर जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है उसे अकेले सोने में डर लग रहा है। सिर्फ बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मीरल की रातें भी अब चैन से नहीं गुजर रही थी। हर बार आंखें बंद करते ही अपने पति और बेटे की हत्या का दृश्य बार बार दिखाई देने लगता है। कभी जुल्मत रिचुअल की डरावनी आदे सामने आती है तो कभी मेहमत का चेहरा उसे बेचैन कर देता है। लेकिन एक रात उसके सपने में लाले दिखाई देती है और इस बार वह जिंदा नहीं बल्कि मरी हुई दिखाई देती हैं। उधर केमल भी एक भयावह सपना देखता है। वह लाले को जगाकर कहता है अगर राया को बचाना है तो उन्हें अपनी जान देनी होगी। लाले बिना डरे जवाब देती है अगर यही रास्ता है तो मुझे मार दो और मेहमत को भी खत्म कर दो। यह सुनकर केमल चौंक जाता है और पूछता है वह मेहमत को कैसे जानती है। लाले जवाब देती है मेहमत अक्सर उससे मिलने आता है और उसी ने सब कुछ बताया है। इसके बाद केमल कहता है कि राया की जान बचाने के लिए उसे लाले का खून चाहिए। वह उनके चेहरे पर खून की पाइप लटका देता है और उन्हें सीढ़ियों तक ले जाता है और नीचे धक्का दे देता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह समझ जाता है कि वह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन इस सपने के बाद अपनी मां की सुरक्षा को लेकर उसके मन में गहरी बेचैनी पैदा हो जाती है। केमल घबराकर तुरंत अपनी मां के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लाले बिल्कुल आराम से सो रही थी। यह देखकर उसकी जान में जान आती है। वह तुरंत अपने कमरे में वापस लौटता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से लाले की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इस बार उनकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी, जैसे वह सच में उसे बुला रही हो। केमल बिना देरी किए सीढ़ियों की तरफ भागता है। वहाँ लाले सीढ़ियों की तरफ खड़ी होती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है यह सपना नहीं है, मैं सच में जा रही हूँ। केमल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते लाले का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब केमल और मीरल दोनों को एहसास हो चुका होता है कि उनके देखे गए सपने महज सिर्फ एक सपने नहीं होते, बल्कि हादसे की शुरुआत होती है। केमल जो सपना देखता है वह शुरुआत का देखता है, जबकि मीरल का जो सपना होता है वो अंत का होता है। परिवार यह सच राया से छिपा लेता है। उसे इतना बताया जाता है कि उसकी दादी का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर राया उदास हो जाती है। वह अपनी माँ आरजू से कहती है जब वह छोटी थी तब दादी उसे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ खेलती थी और हमेशा पास रहती थी। लेकिन जैसे ही उनकी बीमारी शुरू हुई और इलाज चालू हुआ, दादी का व्यवहार
पूरी तरह बदल गया। वह हमेशा कहती रहती थी कि केमल ने उसे किसी और चीज में बदल दिया है और अब वह उनकी असली पोती नहीं है। राया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी दादी ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन आरजू चाह कर भी उसे सच्चाई नहीं बता पाती। इसकी दूसरी ही तरफ केमल की मुलाकात काजिम से होती है। काजिम काफी समय से केमल को ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार पैसे मांग रहा था। केमल मजबूरी में कहता है अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। वह पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे चुका है, लेकिन काजिम उसकी एक भी नहीं सुनता। वह धमकी देता है अगर इस बार भी उसे पैसे नहीं मिले तो वह सीधा पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई बता देगा और केमल को जेल भिजवा देगा। घर लौटने के बाद केमल देखता है खाने की मेज पर बैठी सिरप लगातार मोबाइल चला रही थी। वह उसे फोन छोड़कर खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन जब सिरप उसकी बातें अनसुनी कर देती है तो केमल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसे जोर से डांटना शुरू कर देता है और कहता है अगर खाना नहीं खाना तो अपने कमरे में चली जाए। फिर भी सिरप चुप नहीं रहती। वह गुस्से में कहती है गलती उसकी नहीं बल्कि केमल की है। उसी ने पूरी फैमिली को इस अजीब और डरावने घर में लाकर बसाया है। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। हर रात उसे डरावने सपने आते हैं और यह भी बताती है कि पिछली रात राया उसके कमरे में आई थी और कह रही थी कि उसे डर लग रहा है। आरजू बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सिरप का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह कहती है इस घर में किसी को भी किसी की परवाह नहीं है, सबको सिर्फ राया की चिंता रहती है। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी राया अपने पिता से कहती है वह पिछली रात सिरप के कमरे में गई नहीं थी, यानी किसी ने सिरप को राया के रूप में डराया हुआ था। उधर मीरल गहरी सोच में डूबी रहती है। तभी फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है जिस रात मेहमत को दफनाया जा रहा था उसी रात काजिम अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसने मेहमत को बचा लिया था, यानी जुल्मत का रिचुअल अधूरा रह गया था। इसके बाद कहानी काजिम के ठिकाने पर पहुंचती है। वहां एक छोटे बच्चे को वह डांट रहा होता है क्योंकि उस दिन उसने काफी कम भीख इकट्ठा की थी। गुस्से में वह लोहे की राड उठाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक मेहमत की आत्मा उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और अगले ही पल वह बच्चा उसी रॉड से काजिम के ऊपर हमला कर देता है। मरने से पहले काजिम सिर्फ इतना सुन पाता है कि आखिर आपने मुझे बचाया है क्यों था। फिर वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर लाले की आत्मा भी अब राया के सामने आने लगती है। एक रात वह सबके सामने प्रकट होकर कहती है उसके माता पिता उससे झूठ बोल रहे हैं, वह अस्पताल नहीं बल्कि मर चुकी है और अब उसकी कब्र में दफन है। इतना कहकर वह अचानक राया के पैरों को पकड़ लेती है। राया जोर जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में पहुंच जाता है। राया घबराकर पूछती है क्या दादी अस्पताल से वापस आ गईं? आरजू फिर वही झूठ दोहराती है लाले अभी अस्पताल में ही हैं। लेकिन राया जिद करती है दादी अभी अभी उसके कमरे में आई थी और कह रही थी कि उनकी मौत हो चुकी है। आरजू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसका कोई डरावना सपना होगा। फिर वह उसे अपने साथ सुलाने की बात करती है, लेकिन राया कहती है आज वह मीरल आंटी के साथ सोना चाहती है। आरजू भी बिना सोचे समझे उसे मीरल के भरोसे छोड़ देती है। इधर केमल अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा होता है। तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों का पीछा करते करते वह घर के बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेसमेंट में आरजू, सिरप, राया और मेमहत बैठे होते हैं और प्रोजेक्टर पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज चल रहा होता है। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब पता चलता है कि भले ही काजिम ने मेमहत को मीरल से बचा ली, लेकिन बाद में उसने पैसे की लालच में मेहमत को केमल के हाथों बेच दिया था। असल में राया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसके शरीर में ब्लड सेल्स बन नहीं रहे थे, इसलिए समय समय पर उसे खून चढ़ाना पड़ता था। संयोग से मेहमत और राया का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम ही था। इसी वजह से केमल गैर कानूनी तरीके से मेहमत का खून निकालकर राया को चढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन लालच और जल्दबाजी में उसने सारी हदें पार कर दी। उसने मेहमत के शरीर से इतना ज्यादा खून निकाल लिया कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई। सबसे भयानक बात यह थी कि मेहमत का खून पहले से ही दानवी श्रापित से प्रभावित था। वही श्रापित खून अब राया के शरीर में बह रहा था। तभी लाले बार बार कह रही थी कि राया उनकी असली पोती नहीं है, असल में उसे सिर्फ एक चीज में बदल दिया गया है। असल में उस दिन
पूरा श्राप इस परिवार पर टूट पड़ा था। इसी के साथ मीरल की असली मंशा भी सामने आ जाती है। वह इस घर में नौकरानी का काम इसलिए कर रही थी ताकि वह अपना अधूरा रिचुअल पूरा कर सके। समन ने उसे पहले ही बता दिया था, जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने यह भी बताया था, अगर मेमहत का श्रापित खून राया के अंदर पहुंच चुका है तो रिचुअल पूरा करने के लिए राया को जिंदा दफनाना होगा। समन ने उसे एक ऐसी रहस्यमयी तवीज भी दी थी जो सही समय आने पर खुद संकेत देगा। इसी वजह से मीरल ने कासिम को पैसे देकर राया का पता हासिल किया था और उसी घर में नौकरी करने के लिए पहुंच गई। यानी काजिम दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था, लेकिन अब उसकी चालाकी का अंत करीब था। रास्ते में गाड़ी चलाते समय अचानक कई बच्चे उसकी कार के सामने आ जाते हैं। जब तक वह कुछ समझ पाता उससे पहले मेमहत की आत्मा आकर काजिम को दर्दनाक मौत दे देती है। उधर मीरल अपने ताबीज को देखती है। इस बार ताबीज अपने आप हिलने लगता है। यह साफ इशारा था कि रिचुअल पूरा करने का समय आ चुका है और आज रात ही राया को जिंदा दफनाना होगा। इसी के साथ श्राप अपनी सबसे खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है। सबसे पहले आरजू किसी दानवीय शक्ति के वश में आ जाती है। उसके बाद सीधे सिरफ के कमरे में जाती है और भयावह तरीके से उसे अपने कब्जे में कर लेती है। दूसरी तरफ मीरल चुपचाप राया के कमरे में पहुंचती है और प्यार से उसे अपने साथ चलने को कहती है। मीरल प्यार से राया से कहती है, आज रात वे दोनों एक खास गेम खेलने वाले हैं। मासूम राया बिना किसी शक के उसके साथ चल पड़ती है। उसी समय ओरहन भी पूरी तैयारी के साथ उस घर में पहुंच जाता है। उसने एक्सोर्सिज्म के लिए सारे जरूरी सामान पहन रखे थे। वह जानता था आज की रात बेहद खतरनाक होने वाली है। घर के बाहर ही उसे साफ चेतावनी मिल जाती है कि अंदर जाना उसकी जान पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब वह किसी की बात नहीं सुनता, सीधे घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही ओरहन देखता है आरजू और सिरफ दोनों किसी दुष्ट शक्ति के कब्जे में हैं। उनकी आंखें, आवाज और हरकतें पूरी तरह बदल चुकी थी। बिना एक पल गवाए वह एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीरल जंगल में राया को जिंदा दफनाने की तैयारी कर चुकी होती है। अब एक तरफ ओरहन दानवी ताकतों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ मीरल अपने अधूरे रिचुअल को पूरा करने वाली थी। काफी संघर्ष के बाद ओरहन आखिरकार उस दुष्ट शक्ति को अपने काबू में कर लेता है और पूरे श्राप को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही श्राप टूटता है आरजू और सिरफ दोनों फिर से सामान्य हो जाते हैं। उसी पल मीरल को महसूस होता है कुछ बदल चुका है। उसे समझ आता है जिस श्राप के लिए उसने इतने समय इंतजार किया था वह अब खत्म हो चुका है। इसलिए वह तुरंत मिट्टी हटाकर राया को बाहर निकाल लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, उनका गेम खत्म हो गया। राया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों पहले उसकी मौत कितनी करीब थी। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा सामने आता है। पता चलता है कि राया को कभी गंभीर बीमारी थी ही नहीं। केमल ने जबरदस्ती बीमारी साबित की हुई थी। असल में बीमारी राया को नहीं बल्कि केमल के अंदर खुद थी। वह एमबीपी सिंड्रोम का मानसिक बीमार था। इस मानसिक बीमार में माता पिता की देखभाल करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को बीमार मानने लगता है या जानबूझकर उसे बीमार साबित करने की कोशिश करता है ताकि उसे लगातार इलाज और देखभाल की जरूरत महसूस होती रहे। यही वजह थी कि केमल ने रेया के नाम पर सब कुछ किया था, जिसने पूरी जिंदगी को इस भयानक मोड़ दिया। इस घटना के बाद केमल की मानसिक हालात पूरी तरह बिगड़ जाती है। अदालत उसे दोषी मानते हुए 6 साल के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज देती है। यहीं ये भी बताया जाता है कि फिल्म पूरी तरह मीरल के नजरिए से सुनाई जा रही थी। इसी वजह से फिल्म का दावा है कि सिंचिन 7 की कहानी एक कथित वास्तविक हॉरर से इंस्पायर्ड है, यानी कि यह एक रियल स्टोरी बेस्ड कहानी थी। इसी खुलासे के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप कुछ ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हो किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और डरा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।